नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। लापरवाह चालकों की वजह से लगातार जा रही है लोगों की जान। ग्रामीण क्षेत्र में भारी आक्रोश। खंडहर मकान में मिला दर्जनों जिंदा कारतूस। भगवानपुर इलाके में मचा हड़कंप। और अहियापुर के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर हो गई खाक। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर युवकों पर टूट पड़ा। भीषण सड़क हादसे में एक साथ 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना करजा थाना इलाके के गनौरा इंडा के समीप की है, जहां शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे में 3 युवक काल की गाल में समा गए। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची करजा पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना के मृतकों की पहचान स्थानीय करजा थाना क्षेत्र के कांध करजा निवासी रामबाबू राय के 20 वर्षीय पुत्र विपिन कुमार एवं लखिंदर राय के पुत्र शिवजी कुमार और योगेंद्र राय का 17 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया गया कि शुक्रवार की रात्रि करीब 12 बजे तीनों भोज खाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेवा रोड NH 722 से आगे गनौरा इंडा के समीप गांव जाने वाली सड़क में किसी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद तीनों सड़क किनारे इधर उधर बिखर गए। जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग दौड़े, तब तक टक्कर मारने वाला वाहन फरार हो गया। वहीं तीनों को सड़क पर गिरा देख पहचान कर गांव वालों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर परिजन आनंद फान में पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों को देखकर परिजन चित्कार मारकर रोने लगे। क्या मामला था? सुबह में खबर मिला था कि 3 आदमी का ये रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसको हम लोग जो है इनक्वेस्ट तैयार करके एसकेएमसीएच से पोस्टमार्टम में भेजे हैं और उसका अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट कैसे हुई थी, क्या जानकारी मिली? वो सूचना मिला कि 3 लड़का जो है एक बाइक से आ रहा था और रास्ते में किसी अज्ञात गाड़ी से ठोकर लग गया। ऐसे गाड़ी जिससे काफ़ी लोग मैंने तीनों लोग जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए और 2 आदमी ऑन स्पॉट डेथ हो गया। एक आदमी जख्मी हो गया थे, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, वहाँ पर मृत घोषित किया गया। कहाँ के रहने वाले तीनों? वो कंध करजा के रहने वाले थे। करजा ही क्या? सरैया के भी है? ना, सरैया के एक लड़का ननियाल में रहता था। अच्छा, क्या कार्रवाई करें इसमें आगे? अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं। आवेदन प्राप्त होने पर पोस्टमार्टम दर्ज की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए इसमें भेजा गया है। अभी तक सूचना मिला कि पोस्टमार्टम हो गया और परिजन जो है अपना सबको ले गए। बाइक वगैरह जब्त है? नहीं, वो तो ये इनका था, मृतक का था, तो जब तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सुरक्षित रख दिए हैं अपने थाना परिसर में। वहीं सकरा थाना इलाके के रूपन पट्टी NH 28 के समीप कार समेत 4 वाहन आपस में टकरा गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका पुत्र समेत कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मनियारी सीतारामपुर निवासी 35 वर्षीय सुरेश कुमार के रूप में हुई है। सुरेश वैशाली स्थित अपने ससुराल से बेटा को लेकर मनियारी लौट रहा था। इसी क्रम में यह दुर्घटना हो गई। क्या जानकारी मिली थी? एक्सीडेंट हुई थी ट्रक और कार और ऑटो से। अच्छा, फिर उसके बाद सूचना मिला, जानकारी मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। 3 गाड़ी कौन कौन आपस में टकरा गया? ट्रक था और कार था और एक ऑटो था। ऑटो था, टकरा गया। ये कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल से घर वापस आ रहे थे। अकेले थे कि साथ में कुछ? साथ में छोटा बच्चा था, 4-5 साल का लड़का था, उनका बड़ा लड़का था। उसकी क्या स्थिति?
वो अभी कौन हॉस्पिटल है? माँ जानकी हॉस्पिटल में एडमिट है। इनका डेथ हो गया? हाँ, इनका देहांत हो गया। ये कौन गाड़ी से थे ये? बाइक से थे। रोड एक्सीडेंट हो गया था। कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी तो हम लोग अभी सुनने में आया घायल है, प्लेनों में भी 2-4 आदमी थे वो भी घायल है। 4 वाहनों की टक्कर की सामने आ रही है बात। आपस में टक्कर हो गई, चलती वाहन आ रही थी एक साथ वक्त में कोई नहीं था। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के भगवानपुर भामानगर रामटोला मोहल्ले के एक खंडरनुमा मकान से पुलिस ने 35 जिंदा गोली बरामद किया है। गोलियों को एक सफेद रंग के झोले में छिपाकर रखा गया था। इलाके में गोलियां मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जहां से गोलियां बरामद की गई है उस जगह पर स्मैक पीने वालों का अड्डा रहता है। पुलिस आशंका जता रही है कि गोलियों को नशेड़ियों ने रखा होगा। बताया जा रहा है कि गोलियों को मोहल्ले के एक बच्चे ने देखा है। उसे देखते ही उसने अपने घर वालों को जानकारी दी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना पर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद छानबीन कर गोलियों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि गोलियां एक सफेद रंग के झोले में रखा था, जिसे जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक गुप्त सूचना के आधार पर जो है ये भावानगर रामटोला में एक अबेंडन खंडहर में जो है छापेमारी की गई। वहाँ पे तलाशी दी गई है। वहाँ पे एक झोले में करीब 35 की गोलियाँ बरामद हुई है। हम लोग कान दर्ज करके इसके पीछे जो भी शामिल है अपराध कर्मी जिनका हो सकता है उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। पर्पस क्या था इनका? ये पर्पस अभी जो है प्रथम दृष्टया अपराधी है, लेकिन विस्तृत जो है अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। जिसके मकान में छापेमारी हुई है उससे इंट्रोगेशन वगैरह किया जा रहा है? नहीं, कोई रहता नहीं। विगत माने 200 वर्षों से कोई रहता नहीं वहाँ पे, खंडहर है। पिछले वर्ष 22 और 27 नवंबर को मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के क्रम में 19 लोगों ने अपनी एक आंख की रोशनी गंवा दी थी। इसमें मुजफ्फरपुर के 9 लोग शामिल थे। सभी पीड़ितों के बीच जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। आपको बता दें कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण से 19 लोगों को आंख गंवानी पड़ी थी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि रामपुर हरी की प्रेमा देवी, जमालाबाद की प्रेमिला देवी, मिठनपुर श्रीराम के सुखदेव सिंह, दिस्तौलिया के भरत पंडित, रोनपुर झापा शत्रुघ्न महतो, मुशरी की कौशल्या देवी, नरसिंहपुर की मीना देवी, अखाड़ा घाट की सावित्री देवी व कांटी की कैलसिया देवी को 1 लाख का चेक दिया गया है। पिछले दिनों ऑपरेशन के दौरान मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ लोगों के आंख में शिकायत पाई गई थी, जिनका त्वरित ट्रीटमेंट SKMCH और IGIMS में कराया गया था। और कुछ केसेस, लगभग 19 केसेस ऐसे थे जिसमें आंख में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की वजह से ऑपरेशन भी करना पड़ा और रोशनी ज्योति गई है ऐसे 19 केसेस में। इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए सभी 19 जो प्रभावित लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय कल लिया गया, जिसके आलोक में मुजफ्फरपुर ज़िले के ऐसे 9 लोग थे, प्रभावित लोग थे, जिनकी आंख की रोशनी गई है। तो हम लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही सभी 9 लाभार्थियों को यहाँ पर समाहरणालय में सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है। और लगातार हम लोग फॉलोअप भी करा रहे हैं ताकि फॉलोअप के रूप में बेहतर चिकित्सा सभी लोगों को मिल सके। बीती रात मुजफ्फरपुर में आग ने भयंकर तबाही मचा दी। अहियापुर थाना इलाके के चंदन बखरी के समीप संतोष कुमार के प्लास्टिक के दाना फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त फैक्ट्री पर सिर्फ मुंशी मौजूद था। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी अहियापुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तकरीबन 3 से 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक फैक्ट्री में रखे कई महंगे मशीन, जनरेटर समेत कई सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में लगभग 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। रात में हम लोग को पता चला, हम लोग भी आए हैं यहाँ। बहुत क्षति है। चंदन बखरी के पास है, मेडिकल के पास देखे कि यहाँ आग लगा हुआ, बहुत 2-3 दमकल भी लगा हुआ था।
बहुत क्षति है, बहुत दुख की बात है। किसी का धन माल जल जाना बहुत अफसोस की बात है। हमने आके भी निरीक्षण किए हैं, रात में भी आए थे, अभी सुबह में भी हम आए हैं। हमारा कर्तव्य जो बनता है हम लोग निभाते हैं, समाज का काम करते हैं। वर्षों की कवायद के बाद ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने का रास्ता अब साफ हो रहा है। सरकार के मुजफ्फरपुर शहर के विस्तारीकरण एवं नए सिरे से परिसीमन को लेकर आए दावे और आपत्ति पर शनिवार को सुनवाई हुई। शहर विस्तारीकरण में 16 पंचायतों के 47 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। अपर नगर आयुक्त विवेक कुमार ने बताया कि मुशर्री प्रखंड की 11 और कांटी और मरबन प्रखंड की 5 पंचायतों को शामिल किया जाना है। विस्तारीकरण के बाद नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र में पैगंबरपुर, कोल्हुआ, सदातपुर, बैरिया, दामोदरपुर, चक मुरमुर, फतेहपुर, मुस्तफापुर, चैनपुर इन सभी का आंशिक भाग, जबकि उत्तरी क्षेत्र में सिकंदरपुर, चक गाजी, शहबाजपुर सलेम, मुरादपुर दुल्ला, अहियापुर, शेखपुर, नाजिरपुर इनका पूरा हिस्सा को शामिल किया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अभी 32 वर्ग किलोमीटर का है। विस्तारीकरण में लगभग 21 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया गया है। विस्तार के बाद निगम क्षेत्र का रकबा 53 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। पंचायती राज एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर नगर निगम सीमा क्षेत्र विस्तार एवं परिसीमन के दावे और आपत्ति को लेकर आज बैठक की गई। आज की बैठक अभी जो नगर निगम का जो विस्तारित एरिया है उस पर हमारा जो पूरा टीम है, निगम का टीम और जो सीईओ और बीडीओ लोगों की टीम है, साथ में साथ जो जिला पंचायती पदाधिकारी, ठीक है, ये सब लोग मिल करके जो भी विस्तारित क्षेत्र है उसका जो भी आपत्ति दर्ज की गई है उसकी अभी जांच वगैरह यहाँ पे चल रही है, जो कि कार्य अभी चलेगा और जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो इसकी सूचना हम लोग फिर आपको देंगे। ये कब तक फाइनल हो जाना है? ये तो अब कार्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जब तक ये कार्य चलेगा तो इसको बहुत ही माइन्यूट लेवल से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि किसी का भी जो दावा है वो मतलब हर एक यहाँ पे जितना भी दावा वगैरह डाला गया है हर एक दावा का हम लोग प्रॉपर अच्छे से जांच वगैरह टीम के साथ में कर रहे हैं। कुल कितने दावा और आपत्ति है? ये फाइल में सारे वो दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मतलब जो दावों की संख्या 5-6 है, कहीं कहीं 1-2 है, तो वो टोटल जितने भी दावा अभी तक आए हैं, ठीक है, तो हर एक दावों का प्रॉपर वहाँ पे लिस्टिंग किया गया है और गहन जांच के बाद ही हम लोग किसी मुद्दे पे आएंगे ताकि फिर आप लोगों को सूचना दे पाएँ। कब तक वार्डों का विस्तारीकरण, कोई समय सीमा नहीं, अभी तो इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दावा होने के बाद जो भी है फिर हम लोग आगे की जो अग्रेतर कार्रवाई के लिए इसको हम लोग सेवा काल में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर 5 मार्च तक नियुक्ति पत्र मिलनी थी। पत्र नहीं मिलने से आश्रितों ने शनिवार को डीएम से मिलकर नियुक्ति पत्र की मांग की, साथ ही ज्ञापन सौंपा। आश्रितों ने बताया कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पिछले कई महीनों से संघर्षरत हैं। पिछले दिनों धरना पर भी बैठे। जिलाधिकारी ने भरोसा भी दिलाया था कि 5 मार्च तक सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन 5 मार्च बीतने के बाद भी बहाली नहीं दी गई। सभी ने एक स्वर में कहा कि सोमवार तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। हम लोग को 5 तारीख परेशानी 2017 में डेट किए गए 11वां महीना में, उसको 2019 से दौड़त ही यहाँ पटना चप्पल किया गया। अंसारी जी यहाँ 1 साल से अगर डीपीओ सर कह रहा है कि जो 20 तारीख के मिल जाएगा, 10 तारीख के मिल जाएगा, 5 तारीख के मिल जाए, इतने खाली उनका ये है। छोटा छोटा बच्चा से कि हम केना पल रहा है वो हमरे शरीर जनते हैं। आज 5 तारीख के डेट लिए नहीं दिया है सर। आप जो अति आंसर पर 7 तारीख के बैठेगा, नहीं देगा तो सर के अगर लिख के दे के अब बाल बच्चा के लेके तीनों को बच्चा है लेके कथी होते आत्महत्या करे के होते। छोटा भाई अब वही हमारे 5 साल से 4.5 साल से घर चला रहा है।
जो डीपीओ सर का कोई सुने लेल तैयारी न हतन। 3 महीना से फाइल दिया करल हतन कि जे आज जाई छै मंगलवार के सोमवार के इतने हुनकर कहना में है। 5 बारी हम डीएम सर के लिख के दिलिए कागज का, कोई सुनवाई नहीं। नीतीश कुमार के जनता दरबार तक लिए हम कागज लिख के दिलिए। शिक्षा मंत्री कने पटना हम जाके दिलिए ये कागज, जो कोई सुनवाई ना। दौड़ रहे हैं ऑफिस का चक्कर लगा रही थी। वही बेर जे कहलन कि जे जिला परिषद के चुनाव हो रहा है, जिला परिषद के साइन है बचल जे केना होतो तोर सके बहाली। अब तो जिला परिषद के बन गेलखिन तभी न कोई ना। ओकरा बाद के 2 बारी मास्टरी बहाली हो गई। मृत शिक्षक का अनुकंपा आश्रित है। विगत महीने जो हम लोग यहाँ पे धरना दिए थे, जिसमें डीएम साहब ने आदेश दिए थे कि 5 मार्च को अविलंब इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग शिक्षा विभाग का चक्कर लगाते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया है। बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि सोमवार को मिल जाएगा, मंगलवार को मिल जाएगा, 5 तारीख को नियुक्ति पत्र। यही हम लोगों को पेपर के माध्यम से भी सभी लोगों को जानकारी दे दिया गया था कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन हम लोग आज 5 तारीख हो गया है, आए हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बार बार यही झूठा आश्वासन देते ठीक कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विभागीय ऐसा हो गया है कि भ्रष्ट हो गया है। बार बार अधिकारी जो है झूठा अधिकारी हो गए। वही हाल हमारे बिहार का भी हो गया। बिहार में मुजफ्फरपुर में भी खास करके अब यही हाल हो गया है। बार बार झूठा आश्वासन दे के सब अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गए हैं। इसीलिए हम लोग अब ऐसा अगर नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र नहीं मिला आगे, तो हम लोग जो है अगले सोमवार को जो है हम लोग यहाँ पे धरना स्थल फिर से स्टार्ट कर देंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहीं पर जो है मर और जी कर यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। नौकरी दे या नहीं दे हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को यहीं पर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। और सत्र अनियमितता, रिजल्ट की गड़बड़ी, शैक्षणिक अराजकता सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने एनएस कॉलेज परिसर से जुलूस निकाला और बिहार विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर एआईडीएसओ के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। एआईडीएसओ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता के कारण सेशन लेट चल रहा है। रिजल्ट समय से नहीं निकलता है तो उसमें भी भारी गड़बड़ी रहती है, जिस कारण छात्र छात्राओं का आर्थिक और मानसिक भयादोहन किया जाता है, जिसे लेकर आज एआईडीएसओ की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में जिस तरह से शैक्षणिक अराजकता है, सेशन लेट चल रहा है, ग्रेजुएशन के जो है कि लगातार जो है कि पार्ट 1 में ही 3-3 सेशन के स्टूडेंट हैं, उनका न समय पर एग्ज़ाम हो रहा है, न समय पर रिजल्ट दिया जा रहा है, और रिजल्ट दिया भी जा रहा है तो उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाया जा रहा है। जिस स्टूडेंट का 500 का फुल मार्क्स होता है उसको 505 मार्क्स दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है उनको उस सब्जेक्ट में अब्सेंट करके उसका मार्कशीट जारी किया गया है। इस तरह से छात्रों के रिजल्ट को पेंडिंग करके और ये यूनिवर्सिटी को दलालों का अड्डा बनाया जा रहा है, जिसमें रिजल्ट सुधार के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विनाशकारी छात्र और शिक्षा विरोधी नीति है उसको लागू करने के लिए ये विश्वविद्यालय जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ला रही है, जिसमें पूरी तरह से जो सामग्रिक ज्ञान का विकास होना चाहिए छात्रों के अंदर में, वो CBCS और सेमेस्टर सिस्टम लाकर ज्ञान को खंड खंड टुकड़े टुकड़े तोड़ने का और जो सही वैज्ञानिक पद्धति है, शिक्षा पद्धति, उससे वंचित रखने का ये साजिश है विश्वविद्यालय का। इसके खिलाफ आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज शुरुआत है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार समय पर एग्ज़ाम, समय पर रिजल्ट और छात्रों के जो है कि मनमाने जो वसूली कर रहा है, छात्राओं का जो KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा की बात थी, आज कोई कॉलेज उसको नहीं मान रहा है। सभी कॉलेज मनमाने तरीके से वो छात्राओं से फीस वसूली कर रहा है। अगर इसको इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जाता है मुफ्त शिक्षा का, तो ये AIDSO छात्र संगठन आगे भी चरणबद्ध आंदोलन तेज करेगा और विश्वविद्यालय के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करते हुए इसको जो है कि इस जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए बाध्य करेगा। मुजफ्फरपुर में शनिवार को भगवानपुर इलाके के अलकापुरी मोहल्ला स्थित सौराष्ट्र कैरियर पॉइंट का विधिवत उद्घाटन किया गया।
बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने फीता काटकर कोचिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान संस्थापक राजकुमार मिश्रा, सह संस्थापक संजीव कुमार, मरवन प्रखंड क्षेत्र संख्या 22 के जिला पार्षद कुंदन कुमार, समाज सेवी फौजी विमल कुमार, आरपी सिंह, नेहा मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथियों ने मौजूद छात्रों के बीच शिक्षा के महत्व को बताया। आपको बता दें कि सौराष्ट्र कैरियर पॉइंट में एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों के बीच शिक्षा का महत्व बताया गया है। वहीं संस्थापक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि इस संस्थान का लक्ष्य है कि स्वराष्ट्र जो है हर समुदाय और हर वर्ग के लोगों को कैसे एकत्रित कर उनको बेहतर से बेहतर उनकी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक समूह के रूप में कार्य कर सके। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वराष्ट्र एक नाम ही नहीं बल्कि एक समर्पण है। जी, आज जो स्वराष्ट्र करियर पॉइंट का जो शुभारंभ हुआ, जिसमें दीप प्रज्वलित और फीता काटकर हमारे संजय सरोज सर के द्वारा किया गया, जो कि बिहार विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक है। और ये स्वराष्ट्र करियर पॉइंट का शुभारंभ करने का मेन लक्ष्य है कि स्वराष्ट्र जो है वो हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को कैसे एकत्रित करके उनको बेहतर से बेहतर उनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उस पर एक समूह के रूप में कार्य कर सके। स्वराष्ट्र सिर्फ एक नाम नहीं है, स्वराष्ट्र एक समर्पण है, स्वराष्ट्र एक विश्वास है, भरोसा है उन सब के लिए जो इस प्रांगण में और इस प्रांगण में आकर शिक्षण संस्थान का सुविधा लेने की प्रयास करेंगे। उन्हें कभी भी स्वराष्ट्र से किसी भी रूप में असंतोष की भावना या उनको किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र में उनको कभी भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ पे एजुकेशन जो स्वराष्ट्र का मेन मोटो है, जो कि एक जो बिगिनिंग 7 से लेकर 10 तक जो एक टर्निंग पॉइंट होता है न्यू जनरेशन का, उसको हम 7 से लेकर 10 तक का फुल कोर्स हम कराएंगे। 10th पास करने के बाद जो बच्चे के सामने समस्या आती है कि हम किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ की तैयारी करें, तो उस पर हम एक काउंसलर के रूप में उनको हम उनके परफॉर्मेंस देखकर फिर उनको गाइड करेंगे कि हाँ आप डिफेंस में जा सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं। तो हम पार्टिकुलरली डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इसकी हम लोग सौराष्ट्र की तरफ से हम लोग आने वाले हर नवयुवक वर्ग को ये सुविधा हम लोग यहाँ से मुहैया कराएंगे। लोकेशन बताइए कहाँ पर है? लोकेशन जो मेरा सौराष्ट्र करियर पॉइंट का लोकेशन है, ये उपमन्यु स्कूल के बगल में C20 अलकापुरी में है। भगवानपुर। जी, भगवानपुर। देखिए, अभी जो ये कोचिंग है ये आज की ज़रूरत है समय के अनुसार। बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, बच्चे कोचिंग में ही आ रहे हैं। और कोचिंग एक ऐसी जगह है जहाँ प्लानिंग वे में बच्चों को कैसे भविष्य सुधरे, कैसे वो पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, सब्जेक्टिव का कैसे करें, ऑब्जेक्टिव का कैसे करें, तो वहाँ सिखाया जाता है। और ये जो अभी जो कंपटीशन है, इसमें इतना समय नहीं है कि बच्चे सब कुछ कर पाएंगे, तो उनके लिए एक टीम पहले से काम करती है और उसी को वो कोच करती है बच्चों को कि आप इस तरह से तैयारी करिए जिससे कि आपको आगे रोज़गार या अन्य जगह जहाँ भी जाना है उसमें आपको सहूलियत हो। और ये बहुत ही बढ़िया है। इस समाज के लिए राजकुमार मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने समाज के काम के लिए बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया है और इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और सभी अंगीभूति कॉलेजों के महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ का 6ठे दिन भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। प्रोन्नति समेत समझौते के अनुरूप मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों में बेहद रोष है। कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय में योगदान देने के बाद कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने दिन भर धरना स्थल पर आगे की रणनीति बनाई। बीबी कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार दास ने कहा कि एक दिन पूर्व प्रति कुलपति ने वार्ता कर आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारी मांगों को पूरा किए बिना इस बार हटेंगे नहीं। उपस्थित बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि आपने संघर्ष का रास्ता किया है। मेरा 6ठा दिन है कार्य बहिष्कार। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस दिन हम धरने पे बैठे थे उसके 2 दिनों बाद माननीय प्रति कुलपति की अध्यक्षता में सारे अधिकारी आए थे।
उन्होंने पुनः आश्वासन दिया था कि हम जा रहे हैं और आज आपका नोटिफिकेशन कर देंगे और शाम तक आपको मिल जाएगा। हमने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो कल से हम अपने कार्य पे वापस आ जाएंगे। अभी तक उसके बाद उनके तरफ से कोई पहल नहीं की गई। शनिवार को एलिस कॉलेज के सभागार में पीजी डिपार्टमेंट जूलॉजी के द्वारा लाइफ साइंस स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर दीपक पाटिल और डॉक्टर शशिकांत राय शामिल हुए। एलिस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय समेत तमाम अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर सेमिनार का शुभारंभ किया। डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि एलिस कॉलेज हमेशा राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं को बुलाकर इस प्रकार का सेमिनार करता है, जिससे छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें इस प्रकार के सेमिनार बेहद लाभदायक साबित होते आ रहे हैं। इस दौरान जूलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर फयाज अहमद भी मौजूद रहे। आज साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे गुणात्मक क्वालिटी रिसर्च हो उस पर सेमिनार किया जा रहा है। बॉटनी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीजी के जो बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है रिसर्च किस ढंग से क्वालिटी रिसर्च कर सकें वो, और वो CSIR और UGC का जैसे नेट के एग्ज़ाम देते रहे हैं वो किस प्रकार से नेट और गेट क्वालिफाई करें। इसी के लिए दीपक पाटिल साहब आए हुए हैं मध्य प्रदेश इंदौर से। A to Z मेंटर के डायरेक्टर हैं। उनको वो साथ जुड़ा हुआ बच्चा अभी तक 400 से ज़्यादा CSIR से नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया। हम चाहते हैं लंगट सिंह कॉलेज में जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से ही साइंस के जो बच्चे हों, वो मैथमेटिक्स के ही क्यों नहीं हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को सबको उसी समय से क्वालिटी रिसर्च का ट्रेनिंग दिया जाए जो पेटेंट हो सके और जिससे हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकें। विश्व मार्केट में किस प्रकार से हम इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। मेरे देश को बहुत सारा सामान अभी भी विदेश से आयात करना पड़ता। हम चाहते हैं मेरे यहाँ के बच्चे इस लेवल के हों साइंटिस्ट के रूप में, वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों को इंडस्ट्री पार्टनर के साथ रिसर्च डेवलपमेंट करा के वो यहीं तैयार करें और हम लोग निर्यात में आगे बढ़ें। जब तक निर्यात नहीं होगा तो मुझे डॉलर की प्राप्ति देश को नहीं होगी। हमारा जो विकासशील से जो विकसित देश बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। शनिवार को एक प्रयास मंच की ओर से सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर स्लम बस्ती में स्कूलों में नामांकन शिक्षा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्लम बस्ती के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकता है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती से स्कूल में नामांकन हेतु जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुरुआत की गई। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मार्च का महीना चल रहा है, इसी महीना में स्कूल में नामांकन की शुरुआत होती है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा नामांकन अभियान पे आधारित लोकगीत के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखाए। साथ ही जो लोग गरीब है और चाहते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाना, उसके लिए भी सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हर प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों का नामांकन होना है। आप करवा सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है। और साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से व सामाजिक संगठन से अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आए और अपने संस्था और अपने स्तर से शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी बच्चे पढ़े। और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सहयोगी सुशीला देवी की 117वीं जयंती और वरिष्ठ कवि साहित्यकार सोम ठाकुर की 88वीं जयंती पर शनिवार को स्वर्णिम कला केंद्र की ओर से भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कला केंद्र की अध्यक्षता उषा किरण श्रीवास्तव, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पंजाब में आज ही के दिन 1905 में उनका जन्म हुआ। सुशीला दीदी जो विद्यार्थी जीवन से ही भगत सिंह द्वारा बनाए गए क्रांतिकारी दल में शामिल हुई
और भगत सिंह के साथ कंधे से कंधे आज ही के दिन हर 1905 में उनका जन्म हुआ। भगत सिंह के गतिविधियों में शामिल रही, जो और हर तरह का विद्यार्थी जीवन से ही आज उनका भगत सिंह द्वारा बनाए गए क्रांतिकारी दल में शामिल हुई के दिन और भगत सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर पल हर क्षण हर समय भगत सिंह के गतिविधियों में शामिल रही और हर तरह का उनको सहयोग समिति ट्रस्ट आज उनका मोर्चा के 117वीं जयंती है। हम ऐसे आज ही के दिन पंजाब प्रांत में स्वतंत्रता सेनानी को नमन कर रहे हैं। 1905 को जन्म हुआ था। पूरे विश्व में हिंदी का अलग जगाने वाले स्वर्णिम कला केंद्र महान सेवक समिति ट्रस्ट नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में सोम ठाकुर जी ऐसे महान आज 88वां जन्म स्वतंत्रता सेनानी को नमन कर रहे हैं। उनका जन्म शनिवार को मिठनपुरा स्थित मंजुल प्रिया परिसर में कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कवि डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव, गीतकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित उपस्थित कवि साहित्यकारों ने अतरंग और आदमी आयोजन में काव्य पाठ किया। गीतकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा कि फागुन के अवसर पर हम सब बहुरंगी गीत कविताओं का स्वाद लेने के लिए एकत्र हुए हैं। संवेदना का हर क्षण मनुष्य के उन्नयन के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण होता है। आज हिंदी गीत कविता, बल्कि मैं यह कहूँ हिंदी भाषा साहित्य के गौरव व्यक्तित्व और जाने माने श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी के स्नेह सानिध्य में एक अंतरंग फागुनोत्सव कवि मिलन गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें यद्यपि कहने के लिए अपने शहर के रचनाकार उपस्थित हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति संपूर्ण हिंदी पट्टी में गंभीर और महत्वपूर्ण है। गीत, गज़ल, कविता, शेर व शायरी से जुड़े हुए, उसके लिए समर्पित होकर लेखन करने वाले निरंतर आज जो रचनाकार जुटे हुए हों, उन रचनाकारों का हम विभिन्न रंगों में, गंधों में डूबे हुए सृजन कर्म का आस्वाद ग्रहण करेंगे। हम जानते हैं कि फागुन का महत्व क्या है। फागुन वसंत के साथ जो शुरू होता है तो उसका उत्कर्ष केवल मंजरियों में ही नहीं, कोकिल के कंठों में ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ नसों में प्रवाहित होने वाली अनेकानेक संवेदनशील तरंगों में भी हम उसे उपलब्ध करते हैं। आसमान का रंग बदल जाता है, धरती भी लगातार पिचकारी सरसों के फूलों की छोड़ती रहती है, और ऐसे में कवि का स्वर, गीत का स्वर फूटे नहीं, यह संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं केवल, बल्कि संपूर्ण भारत में मुजफ्फरपुर की अपनी सांस्कृतिक चेतना की विशिष्ट पहचान है, और उसी सांस्कृतिक चेतना का यह प्रतिफलन आज मंजुल प्रिया भवन में हम कवि गोष्ठी के साथ उपलब्ध हैं। और परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी के स्नेह सानिध्य में डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज का यह आयोजन अति विशिष्ट, महत्वपूर्ण, अंतरंग और आत्मीय है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।